जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी 2005 में डेंटल कॉलेज में आए थे बद्दी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, गुरु जी के पास आने से पहले 2 एक साल पहले मैं साईं बाबा से जुड़ा। कोई मुझे साईं बाबा के पास लेके गया। यहीं बद्दी के पास ही कसौली एक हिल स्टेशन है, वहां साईं बाबा का मंदिर है। मैं जैसे ही कॉलेज के लिए सुबह जैसे निकलते थे वैसे निकला बस में। और मेरे एक नोन आंटी हैं, उन्होंने मुझे वो साथ में बैठे हुए थे उस दिन। हम दोनों ने शेयर की सीट और हम ऐसे बातें करते करते कॉलेज आ गया। उनका जो स्कूल था, वो टीचर थे, वो आगे था। तो जैसे ही कॉलेज आया, मैं उतरने लगा तो आंटी ने मुझे पकड़ के बैठा लिया। थर्सडे का दिन था उस दिन। तो आंटी ने मुझे बिठा लिया। तो मैंने कहा आंटी कॉलेज आ गया। कह रहे नहीं, तू अगले स्टेशन से आ जाना। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई यार, मैं लेट हो जाऊंगा। लेकिन आंटी ने बैठा ही लिया, बस चल पड़ी। हम आगे चले गए, अगले स्टेशन पे उतरने लगा, आंटी ने फिर बैठा लिया। उससे अगले स्टेशन पे उतरने लगा, फिर बैठा लिया। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा यार आंटी है, अभी मना भी नहीं कर सकता मैं। तो जब उनका स्टेशन आया फिर मैं उठा, लेकिन आंटी नहीं उठे। तो मैंने कहा अब क्या हुआ, तो आंटी स्माइल देने लग गए। तो मैंने कहा क्या हुआ आंटी, स्टेशन आ गया, आपने जाना नहीं है? तो कह रहे पगले बैठ, तुझे आज साईं बाबा ने बुलाया है। मैंने कहा साईं बाबा? तो तब तक मुझे साईं बाबा का नहीं पता था कि ये कौन है। मुझे लगता है मोहम्मदन से रिलेटेड कुछ है ये। मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। बल्कि गुरुओं के बारे में ही मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट मेरे घर में भी मेरे मदर के भाई के, वो दोनों के अलग अलग गुरु थे। और वो गुरु पूर्णिमा पे धूप दीप अगरबत्ती ये सब कुछ किया करते थे। मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी इन सब चीजों से। मैंने कहा यार ये इन लोगों में कॉन्फिडेंस है नहीं खुद में, और ये किसी के हवाले अपने आप को छोड़ के ये काम करवाना चाहते हैं। इनको खुद कुछ भी नहीं पता है, ये बड़े वीक हैं। मुझे इस तरह से लगता था। तो जैसे उन्होंने कहा साईं बाबा, मैं वहीं पे रुक गया और कुछ भी नहीं कह पाया। उन्होंने हाथ खींचा और बैठा लिया, बस चल पड़ी। तो वो बस जो है कसौली की तरफ ही जा रही थी। मैंने कहा आंटी मैं लेट हो जाऊंगा। तो आंटी कह रहे चुप पगले बैठ जा तू। और आंटी ने साईं बाबा के बारे में बताना शुरू कर दिया मुझे। 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है और ये सब कुछ साईं बाबा के बारे में बताते गए और मैं सुनता गया। मैं तो भूल भी गया कि आज मैंने कॉलेज जाना था या आज मेरी वर्किंग थी, वो सारा कुछ भूल गया मैं। और मंदिर में जाके हम खड़े हुए साईं बाबा के सामने। मैंने माहौल देखा, कुछ बोल भी नहीं पाया मैं। आते आते भी जैसे आने लगे, मैंने कहा आंटी लेट हो गए तो अभी कैसे बस मिल जाएगी? तो आंटी कह रहे बाबा अपने आप कर देते हैं सब कुछ। तो हम खड़े थे बस स्टॉप पे, वहां से एक बस आई। गवर्नमेंट की बस थी। एक कंडक्टर एक ड्राइवर। वो हाईवे है, चंडीगढ़ शिमला हाईवे है। उस पे खाली बस, एक कंडक्टर और ड्राइवर उसी टाइम आए। और हम बैठ गए। कह रहे देखा, बाबा ने बस भेज दी ना। मैंने कहा हाँ यार ये तो बात सही है, इस रोड पे तो बहुत ज्यादा रश होता है और ये खाली बस कैसे आ गई? तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लग गया। और ऐसे ही आते आते भी उन्होंने सत्संग किए बहुत साईं बाबा के, हम घर आ गए। उसके बाद मैं साईं बाबा के पास अकेले जाने लग गया। मैं खुद ही, मेरा जब भी दिल करता था मैं चला जाता था। और साईं सचरित्र पढ़ी मैंने। और करीब करीब 1 2 साल मैं जाता रहा। मुझे बड़ा लगाव हो गया साईं बाबा से। और मैंने ये सर्च करना शुरू किया कि बाबा को गए हुए तो 1918-17 के आसपास ही गए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीब 90 साल ही हुए हैं अभी। तो कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो साईं बाबा को मिला होगा, जो छोटे होंगे उस टाइम, आज वो बड़े हो गए होंगे। तो ये ढूंढना चाहिए, एक आधा तो जरूर होगा। हमने बाबा को नहीं देखा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको हम टच कर लेंगे। अगर उनको हम टच भी कर लेंगे तो हमने, क्योंकि उन्होंने भगवान को देख रखा है, हमारे लिए यही काफी होगा। तो मैंने कॉलेज में आके जो कलीग थे, फ्रेंड्स थे, उनसे डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो किसी ने बताया कि हाँ एक है, वो अभी बहुत बहुत ज्यादा ओल्ड एज में है वो। तो एक है महाराष्ट्र में। तो हमने प्लान करना शुरू किया, 2005 तक आ गया था। तो फिर हमने सर्च करना शुरू किया कि हम चलेंगे, उनके पास जाएंगे। ये सारा कुछ चल ही रहा था कि 11 अप्रैल आ गई। 11 अप्रैल को 2005 जब गुरुजी आए थे, उससे एक दिन पहले जब भी कोई बिल्डिंग कॉलेज की बनती थी तो जो ऑनर है वो किसी मिनिस्टर को या किसी इस तरह से हाई पोस्ट वाले बंदे को बुलाते थे। तो मैंने उनसे पूछा एक दिन पहले, मैंने कहा सर कल कौन आ रहा है फिर इनॉग्रेशन के लिए? तो उन्होंने कहा इस बार तो गौतम गुरुजी आ रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी? गुरुजी कौन? तो कह रही है डॉक्टर पुनीत के गुरुजी हैं, दिल्ली से हैं और बहुत पावर्स हैं इनमें। मैंने कहा डॉक्टर पुनीत के? कह रहे हाँ। मैंने कहा यार हम तो 5 साल से यहीं पे है और इकट्ठे बैठते हैं, खेलते हैं, खाते पीते हैं। ये उन्होंने तो मुझे कभी जिक्र भी नहीं किया इस बात का। मुझे बुरा भी थोड़ा सा लगा। चलो मैं वहां से निकला और मैंने डॉक्टर पुनीत को पकड़ लिया जाके। तो मैंने कहा आपके गुरुजी हैं कोई? कह रहे हाँ है। तो मैंने कहा कल आ रहे हैं? कह रहे हाँ कल आ रहे हैं, कल इनॉग्रेट करेंगे वो बिल्डिंग को। मैंने कहा यार हद करते हो आप, आपने आज तक बताया भी है नहीं मुझे।
हम 5 साल से इकट्ठे हैं, कैंटीन में बैठते हैं, हंसते खेलते हैं, सारी बातें कर लेते हैं। 5 साल से आपने मुझे गुरुजी के बारे में ही नहीं बताया। वो कह रहे हाँ हाँ बस ऐसे ही है, कोई बात नहीं, ये सबका टाइम होता है। इस तरह से उन्होंने कह दिया। मैंने कहा यार नहीं, ये गलत है, आपको मुझे बताना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जब कल आ रहे हैं तो मुझे बताओ उनके बारे में। तो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, वो कैसे जुड़े, कौन उनको लेके गया गुरुजी के पास, ये सारा कुछ उन्होंने बताना शुरू किया। तो मैंने कहा चलो फिर कल आ रहे हैं, मेरी बात करवा देना उनसे। कह रहे नहीं, बात नहीं होती उनसे, बात तो नहीं हो पाएगा गौतम, बिल्कुल नहीं। और तुम ऐसा करना है कि जब वो आए उनके आसपास रहना है, क्योंकि गुरुजी की ना डिवाइन रेज निकलती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यही करके देखेंगे। तो उस दिन से खलबली सी मच गई पूरी। अगले दिन की तैयारी शुरू की, कब वो आए, कब मैं उनको देखूं, क्योंकि 3-4 सत्संग भी उन्होंने मुझे सुना दिए थे कि वो कैसे कैसे करके हैं। अगले दिन गुरुजी आए, और जैसे ही कॉलेज में आए, जो जब आप वीडियो देखते हो तो उसमें जैसे नीचे गुरुजी ने कदम रखा गाड़ी से, तो मैं साथ साथ ही हो लिया। मैंने सबको पीछे छोड़ ही दिया, भूल ही गया कौन है कौन नहीं है। मैंने कहा मैंने इनके पास रहना है, क्योंकि रेज निकलती है इनसे। तो मैंने वो उतना एरिया वो छोड़ने की कोशिश, मतलब ये किया कि नहीं करना है, मैंने बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए, इधर उधर हो जाए। आप अगर वीडियो को भी देखोगे, ब्लैक पैंट शर्ट में मैं साथ साथ ही चला हुआ हूँ, चाहे कुछ हो जाए। मैंने कहा उस दायरे में ही मैंने रहना है। चलो गुरुजी 4-5 घंटे रहे वहां पे, वो सारा कुछ किया उन्होंने। बोले तो बहुत कम, लेकिन ब्लेस करके वो चले गए सारे कॉलेज को और संगत को भी। वो जब चले गए तो उसके बाद मुझे खलबली मच गई पूरी। मुझे बहुत खलबली मच गई, जैसे मैं हिल गया नीचे से ऊपर तक। गुरुजी से कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं मेरी हुई, लेकिन मेरे अंदर इतनी खलबली मच गई कि मुझे उनके साथ ही जाना है, मुझे वहीं जाना है। मुझे ये लगा कि मैं अभी उड़ के उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं उस ऑरा में आ चुका था। मुझे बहुत ज्यादा अंदर से हुआ, और मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला अगले दिन। मैंने कहा गुरुजी के पास चलना है दिल्ली। वगैरह नहीं नहीं, ऐसे नहीं मैं जाता हूँ। मैं तो जब फंक्शंस होते हैं मोस्टली ज्यादा तभी जाता हूँ मैं, जब 4-5 जो फंक्शन होते हैं बड़े मंदिर के, या कभी कभी जब घर जाता हूँ फरीदाबाद, तो चला जाता हूँ मैं एम्पायर स्टेट। तो मैंने कहा यार मैंने तो जाना है। कह रहे नहीं, फिर हम ऐसा करेंगे, 7 जुलाई को मैं जाऊंगा, तब मेरे साथ चलना। तो मुझे लगा यार अब और कोई तो बंदा है नहीं, अब यही तो है। अब ये 3 महीने के बाद की बात कर रहे हैं, करीब करीब 3 महीने मुझे निकालने बड़े मुश्किल हुए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। एक एक दिन जैसे कोई कैलेंडर पे देख के किसी का इंतजार करते हुए काट के करता है, वैसे मैंने करीब करीब किया है। कैलेंडर तो नहीं, लेकिन एक एक दिन मैंने वैसे ही निकाला है। और मन में ये था कि गुरुजी क्या मैं आ पाऊंगा आपके पास, क्योंकि जब हम जाते हैं गुरुजी के पास या फिर कहीं और भी, तो लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी चल रही होती हैं। मेरे भी कुछ चल रही थी ऐसी। तो मुझे लगा कि मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन वो 3 महीने चलो जैसे तैसे करके निकले, और वो दिन आ गया 7 जुलाई, और हम यहाँ से 4-5 लोग हुए, और हम बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़े मंदिर जाके हमने देखा जैसे बैंड होता है, गुरुजी की गाड़ी आई, वो सारा कुछ जिस तरह से था, माहौल, अंदर ही बैठे हुए थे हॉल में ही हम, और गुरुजी का आना, वो सारा कुछ देखा। जो ओल्ड संगत है वो जानती है वो किस तरह का माहौल होता है, मजेदार चीज है वो, तो बयान करनी बड़ी मुश्किल है। तो वो उसमें हम बैठे 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 मैंने देखा फिर कि लाइन लगी हुई है, और गुरुजी हाथ से ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं, सबको बात बहुत कम कर रहे हैं। मेरे मन में ये था कि मैं गुरुजी से बात करूं और बताऊं उनको कि मेरी ये प्रॉब्लम है गुरुजी। जब मैंने काफी देर होगी, 2 घंटे हो गए होंगे कम से कम, तो मैंने मेरे साथ ही डॉक्टर बलजीत बैठे थे। मैंने उनको बोला धीरे से, मैंने कहा मैंने गुरुजी से बात करनी है, यहाँ तो बात करने का मुझे नहीं लग रहा कि बात हो पाएगी। तो उन्होंने कहा गौतम चुपचाप बैठा रहे, और जो भी तेरे मन में है यहीं से प्रे कर दे गुरुजी को, वो सुन लेंगे। तो मैंने कहा हाँ भाई, और कोई चारा भी नहीं है, यही करना पड़ेगा। और मैंने आंखें बंद की, वहीं से मैंने गुरुजी को प्रे किया। एक्चुअली हमने 8-10 साल पहले एक प्लॉट लिया था, और सारे पैसे दे दिए थे, ऑनर भाग गया था, रजिस्ट्री हमारे नाम नहीं हुई थी। यहाँ रजिस्ट्री ऐसे है, जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है उसके नाम पहले होती है, फिर वो चेंज होके ट्रांसफर होके ऑनर के नाम आती है। हम एग्रीकल्चरिस्ट तो है नहीं, खैर वो, लेकिन वो भाग ही गया था। हमने तो अपने आंटी के नाम करवानी थी वो। 8-10 साल से हम परेशान थे, पैसा भी दे चुके थे। तो मैंने वहीं से प्रे किया कि गुरुजी ये काफी प्रॉब्लम में है, हम, हमारा पैसा भी लग गया है, आप प्लीज देख लेना। चलो वहां वो सारा जो भी था फंक्शन अटेंड किया। रात के हम 2-3 बजे चले होंगे वहां से, पूरा पूरा फिनिश करके जब लॉग लग गया तब हम आए। वो डांस देखना, वो सारा कुछ जो भी था, फर्स्ट डे था मेरा वहां पे। हम आ गए। 3 दिन की कोर्ट की छुट्टी थी। उसके बाद कोर्ट खुला, और अंकल मेरे एडवोकेट हैं, चाचा जी, उनका फोन आया
3-1 बजे के आसपास कह रहे बधाई हो, तुम्हारे प्लॉट की रजिस्ट्री होगी आज। मैंने कहा रजिस्ट्री होगी, ये कैसे? कह रहे वो ऑनर आज सुबह आया था और आके कहता है आज मैं स्पेशल आपकी रजिस्ट्री करवाने के लिए आया हूँ। उनकी वाइफ के नाम, चाची जी के नाम वो ट्रांसफर होनी थी पहले, फिर हमारे नाम आनी थी वो। तो उस दिन वो रजिस्ट्री हो गई जो 8-10 साल से नहीं हो रही थी, वो खुद ही बंदा आया और करवा के चला गया। तो यहाँ से मैं तो एकदम छलांगे मारने लग गया। मैंने कहा यार, ये तो मैंने मन में ही कहा है, क्योंकि साईं बाबा के बारे में भी पहले से जानता था, ये मैंने उनके भी सत्संग सुने थे। तो मुझे लगा कि मैं तो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था कि जिसने साईं बाबा को देखा हुआ हो, मैं उसको टच कर लूंगा। और यहाँ तो साक्षात आ गए सामने। अब सोचो, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा उस टाइम। यहाँ तो साक्षात भगवान ही सामने आ गए हैं। मैं बहुत अंदर से बहुत ज्यादा इतना खुश हो गया कि मजा ही आ गया मेरे को। फिर चलो, उसके बाद मैंने गुरु जी का ना स्केच बनाना शुरू कर दिया। जुलाई में हम पहले दर्शन करके आए थे बड़े मंदिर में। तो मैंने आके गुरु जी का स्केच बनाना शुरू कर दिया और करीब करीब 1 महीना मुझे लगा होगा स्केच बनाने में। शाम को ऑफ टाइमिंग में बैठ के थोड़ा थोड़ा करके मैं बनाता रहा। गुरु जी की आंखें नहीं बन रही थी। आंखें बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार उसको रब किए जाऊं, बार बार बनाए जाऊं। बड़ी मुश्किल से वो स्केच बना ड्राइंग शीट पे। और वो बना के तो मैंने जब हम वहां से आए तो मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला, मैंने कहा यार हम यहाँ तो हर महीने आया करेंगे, कहाँ होता है सत्संग? कह रहे एम्पायर स्टेट होता है। मैंने कहा यहाँ तो आएंगे हम। कह रहे चलो फिर देख लिया करेंगे, आ जाया करेंगे। तो वो मैंने स्केच बनाया और उसके बाद मैंने फिर कहा डॉक्टर पुनीत को, मैंने कहा चलो एम्पायर स्टेट चलेंगे। 20-25 दिन हो गए थे आए हुए हमें। तो हमने स्केच रोल किया लेके, और हम 4-5 लोग हुए और एम्पायर स्टेट की तरफ फिर चल पड़े। और गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट पहुंचे। वो फर्स्ट डे था। 7 बजे हम पहुंच गए थे। गुरु जी सामने एसआईटी पे बैठे होते थे पैंट शर्ट में। प्रणाम किया। डॉक्टर पुनीत ने कोई बात की उनसे और हम बैठ गए। गुरु जी ने बिल्कुल पास ही बिठा लिया, कह रहे बैठो। हम बैठ गए। अब 5-6 लोग ही भाई आए थे, धीरे धीरे आ रहे थे अभी, क्योंकि 7-1 बजे के आसपास आना शुरू होते थे। और गुरु जी का नूर देख के बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो और डिफरेंट ही है, खैर सब लोग बताते हैं वो। तो उसके बाद लंगर प्रसाद हो गया। लंगर प्रसाद के बाद जब इजाजत की बारी आई कि गुरु से इजाजत लेनी है, तो वो रोल करके मैंने ना वो उठा रखा था गुरु जी का स्केच जो था। और जब लाइन में लगे हुए हैं और गुरु जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला मैंने दिखाना है ये। कह रहे हाँ, जब गुरु जी के पास जाएंगे ना तो दिखा देना गौतम। तो जैसे ही मैं गुरु जी के चरणों में झुका और ऊपर की तरफ देखा, रोल करके मैंने उठा रखा था, तो मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी थोड़ा एक स्केच बनाया है। तो गुरु जी आगे को हुए, कहने हैं? मैंने कहा गुरु जी थोड़ा एक स्केच बनाया है, दिखा फिर। तो मैंने फटाफट खोला उसको और खोल के दिखाया। तो क्योंकि उस ऑरा में बैठे होते थे, काम भी रहा था मैं बहुत ज्यादा, तो मैंने दिखाया और गुरु जी बहुत खुश हुए। और राइट साइड में उनकी एक रिनाउंड लेडी है, पॉलिटिशियन है, सब जानती हैं। तो राइट साइड में वो बैठी थी। तो गुरुजी ने उनकी तरफ देखा और कहा, आईने मेरा स्केच बनाता आ देखे, डेंटल कॉलेज डॉक्टर है ये, बदी गया थी मैं इनॉग्रेशन ली, दिखाई नो। और मैंने वो फटाफट स्केच उनको दिखा दिया। मैं उनको दिखा रहा हूँ, गुरुजी पीछे से बोले जा रहे थे, जो भी आ रहा था, डेंटल कॉलेज डॉक्टर है ये, बत्ती दंदा सर्वनाश, पीडीएस, ये कर रहे थे और हंस भी रहे थे। और मैं वो स्केच जो है वो आंटी को उनको दिखा रहा था, संगत आंटी को ही। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, ये कर लो। और फिर मैं आ गया और बहुत, फिर गुरुजी ने कहा चलो बद्दी वाले जाओ। तो हम चले गए और गुरुजी खुश हुए बहुत ज्यादा। मैं और भी ज्यादा खुश हुआ कि गुरुजी से पहली बार बात भी होगी और इतना अच्छा रिस्पांस भी। तो बहुत मजा आया। पाँव जमीन पे नहीं लग रहे थे मेरे। मैं आगे वापस आए हम। खैर वो एनर्जी जब लेके आते थे, सारी संगत, ओल्ड संगत वो बताती है, वो सबकी एक ही जैसी बात है। वो एनर्जी लेके जो आते थे वो बयान नहीं किया सकती। पाँव जमीन से ऊपर ही रहते थे वो, जब गुरुजी के दर्शन करके आते थे। तो आ गए और स्केच वो मैंने रख लिया। स्केच मैंने रख लिया। फिर मैंने कहा यार स्केच तो काफी देर वो पड़ा रहा मेरे पास, बहुत देर वो स्केच मेरे पास ऐसे ही पड़ा रहा एज इट इज। उसको मैंने छेड़ा नहीं, क्योंकि गुरुजी ने देखा हुआ है वो। चलो फिर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़े और दिसंबर आया। दिसंबर में मुझे ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, वैसे ही जैसे नॉर्मल सी होती है, वैसे ही नेवल के पास ऐसे खारिश सी हुई। मेरे साथ एक डॉक्टर थे बैठे हुए, हम कॉलेज में बैठे थे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यार यहाँ खारिश होती है। कह रहे यार ये टेबलेट ले लिया। मैंने ले ली। अगले दिन फिर बैठे कैंटीन में चाय पीने के लिए। तो उन्होंने कहा कि क्या हाल है तेरा गौतम? मैंने कहा किस बात का? कह रहे वो कल जो थी। मैंने कहा नहीं नहीं, उसका तो कुछ नहीं, ऐसी है। कह रहे चलो एक और गोली ऐसे ले ले। अब मुझे नहीं ध्यान है उससे पहले वो मैं ले चुका था कि नहीं ले चुका था। मैंने एक और डोज ले ली उसकी।
1 बजे के आसपास मुझे ऐसे लगा जैसे अर्थक्वेक आ गया है और सारा कुछ घूमने लग गया है। तो मैं फटाफट बाहर की तरफ भागा। तो मैंने कहा अर्थक्वेक आ गया। जब मैंने देखा कि मैं ही भाग रहा हूँ, बाकी सारे तो अंदर बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा नहीं, अर्थक्वेक वहां नहीं है, अंदर ही आया है ये। तो मैं भागा फटाफट और एक रूम था वहां बना हुआ, मैं ऊपर गया और मैंने वॉमिट किया। उसमें से बहुत ज्यादा जहर निकला, ऐसे मेरा मुंह ना बिल्कुल कड़वा हो गया बिल्कुल ही, और मैं वहीं पे बेहोश हो गया, मुंह सूख गया और बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे होश आया। जब मुझे होश आने लगा तो मुझे आवाज आई डॉक्टर यशपाल की, जो कह रहे थे गौतम देख इधर, देख इधर, गौतम गौतम। और ये आवाज ऐसी थी, मुझे आ रही थी जैसे हम मूवीज में भी देखते हैं कि जब कोई मरने वाला होता है और उसको बहुत धीरे धीरे से आवाज आती है, तो मुझे बहुत दूर से वो आवाज आ रही थी, बहुत दूर से हल्की हल्की कोई कुछ बोल रहा है। क्योंकि बॉडी का मुझे ये पता चल चुका था कि बॉडी जो है वो खत्म हो रही है, बिल्कुल ही अब जाने ही वाले हैं। ये मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी, बॉडी में कुछ नहीं रहा था। तो मुझे ये धीरे धीरे आवाज सुनी, गौतम देख इधर, देख इधर। और मैंने अपनी बॉडी में जितनी भी मेरे अंदर जान बची थी वो जान लगाने की कोशिश की है कि किसी तरह से मैं आंख खोल पाऊं और मैं देख पाऊं। बॉडी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी खैर, लेकिन मैं धीरे धीरे करके गुरुजी ने वो हिम्मत दी और धीरे धीरे करके मैंने हल्की सी आंख खोली और सामने देखा तो उन्होंने अपने पाम में ऐसे हथेली पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, मेरी तरफ को किया हुआ है। कह रहे देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। और मैंने ऐसे देखा और हल्की हल्की मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दिया और थोड़ा सा और मैंने आंख को खोला और देखा मैंने गुरुजी, और मैं बहुत खुश हो गया देख के। मैंने कहा गुरुजी, तो मैंने वहीं से माथा टेका, आंखों से ही माथा टेका। 5 मिनट के अंदर मैं उठ के बैठा था। और जब मैंने देखा तो डॉक्टर्स थे वहां पे सारे, तो उन्होंने अपने शर्ट के बटन खोल रखे हैं सारे, और बड़े पसीने पसीने हो रखे हैं। 18-20 लोग उस रूम में है, सारे स्टाफ ये वो, और आईवी लगा हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ था? तो कह रहे यार तूने तो जान ही निकाल दी हमारी, हमने तो तेरे घर बता दिया है कि इसको तो रेफर करना पड़ेगा, सीरियस है ये क्या कर दिया था तूने? तो मैंने कहा क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं पता क्या हुआ था, मुझे ये पता है कि मैंने वॉमिट किया, उसके बाद नहीं। कह रहे तू बेहोश हो गया, वहां से उठा के तेरे को यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ लेके आए हैं और बड़ी मुश्किल से। और मेरे ऐसी चेस्ट को ना वो दबा दबा के वो पता नहीं वो सांस दिला रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता उसका क्या, वो मैं भूल ही गया, मुझे पता ही नहीं है वो क्या हुआ। लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर गुरुजी का स्वरूप देख के गुरुजी ने मुझे वो खड़े कर दिया। मेरे घर वाले भी आगे सारे, और उन्होंने कहा कि लेके जाना है, कैसा है? तो मैं उठ के बाहर आ गया उनके पास। तो कह रहे तू तो ठीक है, हमें तो बताया तू बीमार है। मैंने कहा बस ऐसे ही है, ये गुरुजी ने अपने आप ठीक कर दिया। चलो, वो गुरुजी ने मुझे एक तरह से जीवन दान दिया। और फिर हम ऐसे हर एक महीने गुरुजी के पास जाने लगे, कई बार महीने में 2 बार गुरुजी के पास चले जाना, अंपायर स्टेट। और फिर मई की बात है ये, 2006 की। ऐसे ही हम कैंटीन में ही बैठे, डॉक्टर यशपाल सीनियर डॉक्टर हैं वो, तो हम दोनों बैठे हैं, लंच कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार गौतम कोई ऐसा रूम देखो जहाँ पे गुरुजी, जहाँ पे ना हम भगवान की बात कर सके लंच में, क्योंकि हम इधर उधर की बात करते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, कोई ऐसा रूम देखो। तो मैंने सारे कैंपस में नजर दौड़ाई, तो मैं मुझे लगा कि नहीं कोई नहीं है ऐसा। तो कह रहे कोई नहीं मिला? कहते नहीं, वो एचओडी थे अपने डिपार्टमेंट के। कह रहे चल ठीक है, मेरा केबिन ले ले। जो मंदिर आज आप देखते हो, ये 6 केबिन थे बने हुए एचओडीज के पहले, मंदिर बनने से पहले। तो एक केबिन डॉक्टर यशपाल का था। तो उन्होंने कहा तू मेरा केबिन ले ले यार, और मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक गुरुजी की छोटी सी फोटो भी रख लेंगे वहां पे। कह रहे हाँ ठीक है। ये इतनी सी बात हुई है। और मैं डॉक्टर पुनीत को फोन किया, डॉक्टर बलजीत को फोन किया, हमने 4-5 लोगों ने डिस्कस किया। अगले दिन तो हम कारपेट ले आए, कर्टन ले आए और सारा कुछ तैयार कर लिया। और फिर मैं और डॉक्टर पुनीत बैठ गए फोटो सिलेक्ट करने के लिए कि गुरुजी कौन सी यहाँ पे लगानी है। जब गुरुजी आए थे तो हमने उन्हीं में से एक फोटो सिलेक्ट की और हम पंचकुला चले गए फोटोग्राफर के पास, और उसको जाके बोला कि इसको इस तरह से एनलार्ज कर दो और फ्रेम करना है। तो उनसे बार्गेन किया हमने। तो वो बड़े ऐसे ही थे वो, उन्होंने कहा कि यार करवाना करवाओ, नहीं चलो आगे चलो। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं अंकल, कर दो आप, इतने में कर दो। तो खड़ूस से लगे वो अंकल हमें। चलो आगे हम वापस। तब तक हम कारपेट कर्टन लगा चुके थे, सारा कुछ तैयार कर चुके थे। गुरुजी की गद्दी वही थी जो क्योंकि कैंपस में ही थी, गुरुजी आए थे जिस पे बैठे थे। तो हमने अगले दिन हमें ध्यान आया कि यार हम जो कर रहे हैं वो ठीक भी है ये, हमने पूछा तो किसी से भी नहीं है, हम तो ऐसे ही अपने आप ही लगे हुए हैं ये करने। तो हमने जनरल दीपेंद्र अंकल को फोन किया पंचकुला कि अंकल हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या ये ठीक है, हम मंदिर बना रहे हैं गुरुजी का। वो चुप है, वो कहते नो, दिस इज रॉन्ग, ये आप कैसे कर सकते हो? गुरुजी से पूछा, परमिशन ली? अब हम तो इतना सुन के ही, चुप हो गए भी, जिस तरह से ये बोल रहे हैं भाई गड़बड़ी हो चुका है। हमने कहा नहीं, धीरे से बोला। तो कह रहे नहीं, पहले परमिशन लो जाके।
हमने कहा कि ठीक है भाई। तो हमने सबसे पहला फोन फोटोग्राफर को किया कि भाई लार्ज कर दी फ्रेम। कह रहे हैं लार्ज कर दिया, फ्रेम नहीं की अभी। हमने कहा करना भी मत अभी, रुक जा। अगले दिन हमने वो गुरु जी का स्वरूप उठाया, लार्ज किया हुआ, और हम 4-5 लोग एम्पायर स्टेट की तरफ निकल लिए। और मन में डर भी था कि हमने ये काम कर लिया है, ये सही भी है कि गलत है ये, अब वहां पे डांट पड़ेगी, क्या होगा। गुरुजी के पास गए, गुरुजी के पास बैठे, जाके बिठाया गुरुजी ने 7 बजे साथ ही। और फिर उसके बाद इजाजत के बाद जैसे होता है रोल किया हुआ हमने उठाया हुआ था गुरुजी का स्वरूप, और गुरुजी के पास फिर गए, माथा टेका। तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा ना मंदिर बनाया एक। गुरुजी कहते हैं, तो गुरुजी ऐसे आगे को हुए। तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बनाया है। कहते अच्छा, तो ये तो अच्छा हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी ये ना स्वरूप है, आप ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने उधर देखा, फिर राइट साइड देखा, तो गुरुजी कहते हाँ इन्होंने मेरा मंदिर बनाता डेंटल कॉलेज च, ये आती मैं उत्थे। तो ये उनको बताने लगे। तो हमने कहा गुरुजी ये ब्लेस कर दो प्लीज। तो उन्होंने राइट हैंड ऐसे किया, पता नहीं हवा में क्या हुआ कि कहाँ से स्केच आ गया उनके हाथ में, और गुरुजी ने वो लिखना शुरू कर दिया, हैप्पी लाइफ बद्दी कॉलेज ऑलवेज, ये सारा कुछ लिख दिया। जो आप देखते हो मेन स्वरूप जो लगा हुआ है उस पर वो लिख दिया हमने। 3-4 तरफ से, एक तरफ से मैंने पकड़ा, एक तरफ से डॉक्टर पुनीत ने, डॉक्टर बलजीत ने, और गुरुजी के चरणों में हम बैठे हैं। और फिर गुरुजी दोबारा, फिर गुरुजी बोल रहे हैं सबको, ये डेंटल कॉलेज के डॉक्टर हैं, इन्होंने मेरा मंदिर बनाया था बद्दी, ये थी मैं इनॉग्रेशन ली। तो जब भी हम गुरुजी के पास जाते थे ना, तो गुरुजी ये सबको बताते थे, बद्दी बद्दी बहुत करते थे। फिर हम ना तो लोग पूछते थे ये कहाँ है, बद्दी क्या है, कैसे गए थे गुरुजी, क्या है। तो इस तरह के सत्संग हो जाते थे, कई बार बाहर खड़े होके हो जाते थे, लंगर प्रसाद के बाद थोड़ा सा बाहर खड़े होते थे, तो उसमें ये सारा कुछ शेयर हो जाता था। तो लोग पूछते थे और लाउडली गुरुजी बोलते थे, सबको बड़ा खुश भी होते थे। तो गुरुजी ने वो ब्लेस कर दिया, और हम तो छलांगे मारते मारते आए। फिर तो गुरुजी ने यार मंदिर के लिए परमिशन दे दी, कमाल हो गया। और हम आ गए, और आके हमने गुरुजी का स्वरूप लगा दिया 20 मई को, और मंदिर चल पड़ा। तो ये तो बात हुई कि हमने ये सोचा, कैंटीन में बैठ के ये हमने कुछ प्लान किया इस तरह से, ये हमारी सोच है। लेकिन उससे पहले अगर जाएं, 11 अप्रैल को जब गुरुजी आए थे, तो शाम को, क्योंकि ये बाद में मुझे हमें बताया, 2009 में हमें ये बताया अंकल ने, एक ओल्ड संगत, उन्होंने ये हमें बताया जब हमारे ईयरली सत्संग पे वो आए। तो उन्होंने बताया कि जब गुरुजी यहाँ पे आए थे 11 अप्रैल 2005 को दिल्ली से, तो मैंने यहाँ से फोन किया था कि गुरुजी शाम को कि आप वहां आए थे, आपने बताया नहीं, तो मैं भी आ जाता। तो गुरुजी ने कहा कि आज मैं बद्दी जाके आया, एक बूटा लगा के आया है, एक दिन वो बहुत बड़ा पेड़ बनूंगा, लोग उत्थों मेरी कृपा लेके जाया करूंगे। तो ये देखो गुरुजी ने 11 अप्रैल को ही ये कर दिया था, और हम मई में जाके 2006 में ये सोच रहे हैं कि एक कमरा ऐसा बना लेंगे जहां हम भगवान की बात किया करेंगे लंच टाइम में, और एक छोटा सा स्वरूप लगा लेंगे। देखिए बोल मैं रहा था या डॉक्टर इशपाल बोल रहे थे, लेकिन दोनों ही तरफ गुरुजी बोल रहे थे। हमारी लाइफ में भी जो इस तरह से होता है, लगता है ये कोइंसिडेंस है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इधर से गुरुजी मेरी तरफ से बोल रहे थे, उधर से डॉक्टर इशपाल की तरफ से बोल रहे थे। हम दोनों थे ही नहीं, दोनों ही तरफ गुरुजी थे, क्योंकि इसकी नींव तो गुरुजी ने 11 अप्रैल को ही रख दी थी। जो मंदिर हम सोच रहे हैं कि हमने कुछ इस तरह से सोचा होगा, बनाया होगा, या डांट है उनकी, वो सब गुरुजी ने वो सिस्टम बनाया परमिशन देने के लिए, वो सारा कुछ करने के लिए वो बनाया है, लेकिन नींव पहले रखी जा चुकी थी। तो इस तरह से ये मंदिर बना। ये जो सत्संग है, ये मेरा और डॉक्टर पुनीत का, डॉक्टर बलजीत का, ये कॉमन है, क्योंकि हम सारे जो थे वो इकट्ठे ही थे। ये सब 4-5 लोग हम जब गुरुजी ने ये ब्लेस करके बनाया। जब भी हम गुरुजी के पास जाते थे तो गुरुजी खुश बहुत होते थे। फिर ऐसे ही ना धीरे धीरे करके हम 1 से 2, 2 से 4 हम संगत करने लगे लोगों से, और लोगों को वहां मंदिर में आने के लिए बोलने लग गए। और फिर 5-7 जाते थे, फिर 10-12 भी जाने लग गए, हम 12-13 भी जाने लग गए। फिर ऐसे ही गुरुजी के पास हम जाते थे। तो एक बार गुरुजी के पास गए तो गुरुजी खुश बहुत होते थे। खैर सारी संगत से ही होते हैं हम। तो गुरुजी के पास गए अंपायर स्टेट में। गुरुजी गद्दी पे उस पे सेटी पे बैठे हुए थे किचन के साथ ही। तो हमने माथा टेका और खड़े हो गए गुरुजी के साथ ही। तो गुरुजी ने देखा कितने डॉक्टर आए हैं, बत्ती दे। तो हमने हमने कहा, गुरुजी बहुत मजे से बोलते थे ना, मजा आता था बहुत ज्यादा। तो हमने कहा 12 हैं, 12 12, हाँ किन्ने, 13, अच्छा चलो बैठो। तो हम बैठ गए।
तो गुरु जी की तरफ हम देखते रहते थे, बहुत गुरु जी की स्माइल, गुरु जी का देखना, गुरु जी का डांटना, जो भी है, चाहे पाँव को हिलाना, उंगलियों को हिलाना, ये ना बहुत मजा लेते थे हम। गुरु जी के पास ही करीब 2 फीट पे ही बैठते थे हम, जो बिल्कुल पास ही है, चरणों में हम बैठते थे कि गुरु जी को निहारते रहे, बस बीच में कोई ना आए। बीच में देखते भी नहीं थे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, बस निहारते रहते थे हम गुरु जी को देखते हुए। और वो खुश बहुत होते, हर एक बार जब भी जाते थे पूछते थे गुरु जी कितने आए हैं, कौन कौन आया है, इस तरह से पूछते थे। चलो खैर, ये इस तरह से आगे बढ़ा कारवां। और फिर हमने लोगों के साथ संगत करनी शुरू कर दी, मंदिर में और भी बढ़ने लगे लोग। तो मन में ख्याल आया कि यार तो मैंने अपने कजन्स वगैरह को भी बोला। तो मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके गुरु जी, देखो भगवान धरती पे आए हुए हैं, तो ये मन में रहता है कि एक बार सबको बता दो, सबको बता दो कि भगवान धरती पे आए, जो कम से कम हमारे नियर एंड डियर्स हैं, जो रिलेटिव जो भी हैं, उनको सबको बता दें कि भगवान आए हैं, फटाफट आके दर्शन कर लो। कहाँ तो हम ये ढूंढ रहे थे कि एक जिसने साईं बाबा को देख रखा है, हम उस इंसान को टच कर लेंगे, और कहाँ भगवान साक्षात आए हुए हैं। तो मन में आया कि सबको बताएं, क्योंकि देखो गुरुजी और साईं बाबा की मैं बात बताऊं आपको, मैंने मूवी देखी थी, आप लोगों ने भी कईयों ने देखी होगी, शिरडी के साईं बाबा। तो उसमें एक सीन आता है जहां साईं बाबा के पास वो आते हैं, जिनको साईं बाबा एनलाइटन करते हैं थोड़ा सा। पहले घमंड में होते हैं, लेकिन फिर उनका घमंड तोड़ते हैं और उनको सारा कुछ दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप तो यहाँ टूटी फूटी जगह पे रहते हो और आपने फटे कपड़े डाले हैं, ये आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो उन्होंने कहा, साईं बाबा ने कहा कि आज मेरे भक्तों का सामर्थ्य इतना ही है कि वो मुझे फटे कपड़े दे सके और मुझे इस टूटी फूटी जगह में रख सके। कल को मेरे भक्तों का सामर्थ्य इतना होगा कि वो मुझे रेशम के कपड़े पहनाएंगे और महलों में रखेंगे, मुझे रहना पड़ेगा क्योंकि मैं भक्तों के वश में हूं। और ये चीज हम ना डिस्कस करते थे, मैं और डॉक्टर पुनीत बैठ के वहीं पे अंपायर स्टेट में ही, जब सेटी पे गुरुजी बैठे होते थे, तो नीचे बैठ के जब भी हमें थोड़ा सा भी मौका मिलता था, 10-15-20 सेकंड का बात करने का, खुसर फुसर करने का थोड़ा सा, तो हम कर लेते थे कि देखा साईं बाबा ने ये बोला था और आज गुरुजी ये बैठे हुए हैं, रेशम के कपड़े, और ये जैसे लोग बोलते हैं किस तरह के कपड़े हैं, लेविश, ये वो सारा कुछ। लेकिन देखो गुरुजी तो फिर तो धीरे धीरे पता ही लगने चली, गुरुजी तो यार सब जगह ही है, गुरुजी तो हर एक अवतार में ही गुरुजी रहे हैं। गुरुजी तो ब्रह्मांड की सुप्रीम शक्ति है, जितने अवतार हुए हैं उनमें गुरुजी ही रहे हैं, नाम चाहे उनके अलग अलग रहे हैं। फिर तो चलो धीरे धीरे गुरुजी अपने आप बताते चले गए, मैं ये आपको स्टार्टिंग की बातें बता रहा था। फिर मैंने अपने कजन्स को लेके गया, 10-12 लोग हम गए और वहां बैठे। तो जब बैठे तो मेरा नंबर कहीं और आ गया, मैं खिसकते खिसकते आगे चला गया थोड़ा सा। तो आगे गया और पीछे से मुझे पता नहीं, मैंने कहा कहाँ चले गए, वो आए तो थे अंदर। चलो मैं अपना एंजॉय करने लग गया, गुरुजी को देखते निहारते हुए उस औरा में बैठ के, वो तो मैं मजे लेने लग गया। और जब लंगर प्रसाद के बाद बाहर आया, हाथ धो रहे थे, तो वो भी खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुम अंदर नहीं मुझे दिखे, कैसा लगा तुम्हें? अरे क्या खाक अच्छा लगा यार, अभी बाहर ही खड़े हैं हम हाथ धोने के लिए। कह रहे हम अंदर तो गए थे लेकिन हमें तुरंत बाहर निकाल दिया कि आप लोग शोर कर रहे हो, चलो बाहर। कह रहे हम तो बाहर बैठे रहे, हमें क्या पता अंदर क्या हो रहा है, इतनी दूर आए भी। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि भगवान के पास आए हैं और कोई नाराज हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा चलो अब अंदर चलते हैं। लेकिन जो सेवादार अंकल थे जो हाथ धुला रहे थे, उन्होंने कहा कि चलो अंकल यहीं से आज इजाजत है, यहीं से आज्ञा हो गई है। तो मैंने कहा नहीं, आज्ञा तो अंदर जाके होती है। वो कह रहे नहीं आज यहीं से हो गई है। तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, हम एक एक सेकंड मिस नहीं करना होता है, ये अंदर को भी जाना है। अगर ऐसा होता तो हम बाहर ही लेट आते। तो लेकिन अंकल ने जिद की, तो इन सबको लेके मैं आ गया बाहर और गाड़ी में हम बैठ गए। गाड़ी में बैठे और चल पड़ी गाड़ी। और मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा यार थोड़ा बहुत तो कुछ कह रहे यार, क्या भैया कहाँ लेके आ गए आप, इतनी दूर आए भी और कुछ भी नहीं हुआ, ये वो उल्टा सुल्टा बोलने लगे। और मुझे ना बड़ा दुख हुआ इस बात का, अंदर से गहराई से दुख हुआ कि यार मैं तो भगवान के दर्शन के लिए इनको लेके आए थे, ये नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं। ये मैं सोच ही रहा हूँ, 2-3 किलोमीटर आगे गाड़ी निकली और मुझे डॉक्टर पुनीत का फोन आ गया। उन्होंने उस दिन ना वहीं रुकना था, फरीदाबाद उनका घर है, तो रात को उन्होंने वहीं रुकना था फरीदाबाद। तो उनका मुझे फोन आया कि गौतम कहाँ हो। मैंने कहा हम तो निकले यार, अंकल ने ऐसे बोला कि यहीं से आज्ञा हो गई है। कह रहे अभी आओ गुरुजी, अभी तुम्हें वापस बुला रहे हैं, अभी के अभी। तो मैं तो खुश हो गया, मैंने ड्राइवर को बोला गाड़ी मोड़ भाई। गाड़ी मोड़ी और इतने में ही 2-3 किलोमीटर कितना टाइम लगता है, डॉक्टर पुनीत के 5-6 फोन आ गए कि गुरुजी बुला रहे हैं वापस, कि उनको अभी वापस बुलाओ। देखो ये वो कंप्लेंट कर रहे हैं गाड़ी में बैठ के, लेकिन गुरुजी वहां सुन रहे हैं। और हम आए और मेरे मन में भी क्या चल रहा है ये तो पता ही है, भगवान है वो तो अंदर ही है। तो हम आए और आके हम बैठे
तो उस टाइम ना चैटर्जी अंकल सत्संग सुना रहे थे अपना, और हम अंदर गए, हम बैठे, करीब 1-1.5 घंटा उन्होंने सत्संग सुनाया। इन्होंने भी जो मेरे कजन थे इन्होंने भी सुना, और सुनने के बाद हम जब वापस बाहर आके गाड़ी में बैठे आज्ञा लेके गुरु जी से, तब मैंने पूछा कैसा लगा, कह रहे हाँ अब पता चला ना कि हम कहाँ आए हैं। तब उनके अंदर वो चीज जगी कि गुरु जी कौन है, जब गुरु जी ने अपना सत्संग सुनाया। तो ऐसे ही एक बार मेरा एक और कजन है, वो उस टाइम नहीं गया था, इसका अलग सत्संग है। तो पंचकुला मैं आया था, 16 दिसंबर बर्थडे होता है, तो मैंने उस दिन गुरु जी के पास, मैंने कहा गुरु जी के पास जाना है यार बर्थडे वाले दिन। तो पंचकुला हम लोग खड़े थे, पंचकुला जाने के लिए खड़े थे, वो चंडीगढ़ होता है, तो उसका फोन आया कि कहाँ पे है भाई। मैंने कहा हम दिल्ली जा रहे हैं। कह रहे यार ये क्या सीन है, जब भी फोन करो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, ये क्या है यार, किस एज में तू किन चक्करों में पड़ गया ये। मैंने बताया था गुरु जी के पास जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि यार मैंने तो मिलना था, वो शिपिंग में काम करता है, कभी कभी आता है। तो मैंने कहा चल तू फिर यहीं आ जा। वो आ गया, खैर तो वहीं मिले मिले हमने। मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ क्योंकि 1 घंटे में जितना कवर हो जाए। तो उसको हम लेके चले गए जैसे तैसे करके, और वो साथ हमारे चला गया। और जब हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी के पास पहुंचे, और गुरुजी ने फिर वैसे, हम 6-7 लोग थे, गुरुजी ने फिर वैसे ही पूछा हाँ कितने डॉक्टर आए हैं। तो हमने फिर बताया कि इतने। तो मुझे ये लगता था कि यार सारे ही डॉक्टर थोड़े हैं इसमें तो गुरुजी सबको ही डॉक्टर बोल रहे हैं। तो चलो खैर, तो वो भी कजन भी मेरा साथ ही खड़ा था। हम 5-6 लोग ऐसे सर्कल बना के गुरुजी के पास, जैसे गुरुजी सेट पे बैठे होते थे वहां खड़े हो गए। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ये मेरा कजन है, ये भी डॉक्टर है। मैंने कहा नहीं गुरुजी ये तो इंजीनियर है। कितने? मैंने कहा गुरुजी बॉम्बे। अच्छा कितने रहना है ये? मैं कहा गुरुजी चंडीगढ़। केड़े सेक्टर? तो मैंने बताया कि इस सेक्टर। अच्छा अच्छा, चलो बैठो। चलो हम बैठ गए। उसको पहले ही दिन दर्शन भी हो गए, बात भी होगी, और वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था। तो सारा कुछ होने के बाद हम आगे लेके वापिस आ गए। 3-4 दिन के बाद उसका मुझे फोन आया, कहता भाई, इधर उधर की बातें करके बाद में मुझे कहता है भाई गुरुजी का लॉकेट मिलेगा तो मैंने कहा है, अरे किस चीज में किधर चल पड़ा है तो कहता है कि नहीं मुझे चाहिए गुरुजी का लॉकेट। तो मैंने लॉकेट भी दिया गुरुजी का, और स्वरूप भी दिया एक। तो बहुत अच्छी संगत भी बन गया उसके बाद, आज तक भी, एज ऑन टुडे। खैर गुरु जी का तरीका है, हम तो चाहते हैं कि सब लोग जुड़े, घर परिवार के लोग भी जुड़े और भी जुड़े, लेकिन गुरु जी की इच्छा है, जिसका जिसका टाइम आता है वो वही जुड़ता है। जैसे जैसे जिसका आता जाता है, चाहे फैमिली में हो रिश्तेदारी में हो, वो जुड़ता जाता है। कुछ नहीं भी जुड़ पाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना टाइम है, ऐसा लगता है। लॉकेट भी तब तो सबको पता ही है, ऐसे नहीं मिलते थे जैसे अभी हो जाता है। 2-3 महीने के बाद हमें लॉकेट मिला था, और 1-2 महीने के बाद छोटा सा रूप मिला था, एक फ्रेम था लेकिन छोटा सा था। और इस तरह से हमारी ये जर्नी जो है आगे चलती रही। अभी मैं आपको एक सत्संग और बता देता हूँ कि गुरुजी के पास जब हम जाते हैं तो एंटर वही कर पाता है। हमने बहुत सत्संग ये सुने हैं लोगों के, बहुत ज्यादा कई बार सुने हैं कि एंटर वही कर पाता है कि जिसको हुक्म होता है गुरुजी का, और ये मैंने देखा है। एक हमारे यहाँ जब हमने मंदिर ये बना लिया, सब कुछ हो गया, तो हम लोगों को बुलाने लग गए वहां की, आ जाया करो। जो कैंपस में थे, जो हमारे कलीग्स थे और स्टूडेंट्स वगैरह, हम सबके साथ संगत करते रहते थे। तो एक ऐसे डॉक्टर साहब थे, उनसे वो एलिवेटेड थे थोड़े से स्पिरिचुअली, और बुक्स वगैरह विवेकानंद और ये वो उठा के रखते थे, वो पढ़ते रहते थे। तो हम उनसे सत्संग करते रहते थे कि यार किस दिन इनको भी लेके चलो, इनकी इंक्लिनेशन है भगवान की तरफ। तो इनको, इनके साथ हमने सत्संग किया, तो कह रहे चलेंगे चलेंगे। हालांकि वो बैठ जाते थे मंदिर में आके, हाँ चलेंगे, सुन भी लेते थे वो सारा कुछ, चाय प्रसाद लिया, बात खत्म हुई। एक दिन उनका मुझे फोन आता है कि गौतम कहाँ पे है तुम्हारे गुरुजी? दिल्ली में हूँ मैं। तो मैंने कहा अभी नहीं मिलेंगे वो डॉक्टर साहब, वो तो शाम को होते हैं 7 बजे। कह रहे कोई बात नहीं, तुम मुझे एड्रेस तो दो। मैंने कहा मिलेंगे ही नहीं इस टाइम। कह रहे यार एड्रेस तो दो, कोई बात नहीं, मैं शाम को नहीं, मुझे वापस आना है। तो मैंने दे दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और मैंने अगले दिन उनसे बात की। अगले दिन मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी डॉक्टर साहब फिर कैसा रहा कल, गुरुजी के दर्शन हुए? वो बड़े ना ऐसे ही थे, वो कह रहे क्या दर्शन हुए यार। तो मैंने कहा पहुंच गए थे आप? कह रहे हाँ हाँ, वो अंपायर स्टेट लिखा है, बाहर गेट है, और अंदर जाओ तो वो सीढ़ियां हैं 3-4 चढ़ के, वो ऐसे बरांडा सा है, तो इस तरह से है। मैंने कहा हाँ बात तो ये सही कह रहे हैं यार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैंने कहा हुई बात? कह रहे नहीं यार, क्या तेरे गुरुजी यार। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे कह रहा मैं पहुंचा वहां पे दिन में 12-1 बजे के आसपास, तो मैंने बेल की, कोई नहीं आया। मैंने दोबारा बेल की, तो कह रहे वो कर्टन हटा के विंडो से कोई अंदर थे, उन्होंने पूछा हाँ जी। तो मैंने कहा गुरु जी से मिलना है। तो कहते शाम को आना है।
सत्संग शाम को होता है 7 बजे, तब आना। कह रहे, मैंने कहा मैं दूर से हूँ। कह रहे, बोल दिया ना शाम को आना, चलो। कह रहे, यार बताओ ये तमीज है बात करने की? तो कह रहे, मैंने ये उनसे पूछा कि गुरुजी अंदर है? उन्होंने कहा हाँ अंदर ही है। कह रहे, यार एक बंदा आया इतनी दूर से, क्या मुझे मिल नहीं सकते थे वो? ये मैं बात आपको बता रहा हूँ गुरुजी के शरीर छोड़ने से 2-1 महीने पहले की। और वो उन्होंने इस बात को इस तरह से लिया कि मुझे अंदर नहीं बुलाया गुरुजी ने मुझे अंदर नहीं बुलाया, मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। तो चलो बात आई गई होगी। 2 महीने के बाद गुरुजी ने शरीर ही छोड़ दिया। वो उसके बाद तो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। आज हमें पता भी नहीं है वो किधर है। कितने साल हो गए, 14-15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हमें पता नहीं वो किधर हैं, कौन से कॉलेज में होंगे, कैसे होंगे। गुरुजी की तो बात ही छोड़ दो। तो देखो बिल्कुल डोर पे जाके वापिस आए। अब किस वजह से रह गए वो हम सब जानते हैं। इसको एनालाइज करेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर वो 7 बजे तक रुकते, क्यों नहीं रुके, वो खैर उनकी इच्छा है या फिर उनके कर्मज है, जैसे भी होंगे। एक तो ये बात होगी कि वहां पहुंच के अंदर नहीं गए। फिर हम एक बार गुरुजी के पास गए हुए थे अंपायर स्टेट में ही। 7 बजे जैसे मैंने बताया दरवाजा खुल जाता था, जो हमने देखा है। हम बैठे हुए थे दरवाजे के पास, सबसे आगे बैठे थे कि ये रहता था सबसे आगे हम है, गुरुजी के पास जाके बैठे सबसे पहले हम हो, और फटाफट गुरु से 1-2 मिनट में जो भी बात होती है ना वो कर लें। बहुत कम बात होती थी। तो हम बैठे थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ, 7:15 हो गए, 7:30 हो गए, 7:45, 8 हो गए, संगत बैठने लगी, पीछे पीछे जाने लगी। और जो बीच में रास्ता है और अपोजिट साइड में जो वॉशरूम एरिया है, वहां पे भी संगत बैठने लगी। हम पीछे मुड़ के देखते रहे, यार ये क्या चक्कर हो रहा है आज, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। 8:30 हो गए, चाय प्रसाद भी बाहर आ गया। तो चाय प्रसाद बाहर आ गया तो अंकल आए, तो हमने उनसे पूछा कि गुरुजी अंदर ही है? कह रहे अंदर ही है। तो हमने पूछा क्यों, खोल क्यों नहीं रहे हैं दरवाजा? कह रहे तो गुरुजी की मौज है, गुरुजी जाने कोई पूछ थोड़े सकता है। तो हम भी यार चुप हो गए कि बात तो सही है यार, पूछेगा कौन। हम बैठे रहे। हमें लगता था कि 1.5 घंटा, यार हम इतनी दूर से हैं, 1.5 घंटा तो यहीं बाहर ही बैठे निकल गया। ये गुरुजी को निहारना, देखना, वो सारी चीजें, ये भी था मन में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारे कानों में आवाज आई जैसे बच्चे चिल्ला रहे हो। दूर से जैसे आवाज आती है, बच्चे चैं 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 ऐसे कर रहे हो। धीरे धीरे करते आवाज वो और बढ़ गई, और पास आई तो आवाज वो चीखने की हो गई। और जो वो पैसेज है, जैसे अंपायर स्टेट मंदिर और अपोजिट साइड में वॉशरूम एरिया के बीच में जो पैसेज है, उसके सेंटर में एक अंकल, करीब 70 75 के आसपास एज रही होगी शायद उनकी, टॉल। और एक सेंटर में वो, एक तरफ उनकी वाइफ होंगी और एक तरफ उनका बेटा होगा। उन्होंने उनको पकड़ा हुआ है और वो मंदिर की तरफ को आ रहे हैं, बोलते हुए, चीखते हुए, साईं बचाओ, साईं बचाओ। आंटी भी और उनका बेटा भी, साईं बचाओ, साईं बचाओ, साईं बचाओ, ये बोलते हुए अंदर आ रहे। और एकदम से माहौल कुछ और हो गया, सारी संगत उधर देखने लगी। वो थोड़े से 2-4 स्टेप वो और आगे बढ़े होंगे और वो अंकल ने वॉमिट किया ब्लड का। इतना ब्लड निकला, इतना ब्लड निकला, वो पूरे के पूरे वहीं फेंट हो गए। और शायद वो हो ही गए थे वो उस टाइम। और तभी संगत में से कोई आया, उठा और उन्होंने अपनी गाड़ी दी। गाड़ी में उनको बिठाया। वो मुझे लगता है एम्पायर स्टेट का जो बाहर गेट है वहीं तक पहुंचे होंगे, अभी बाहर भी नहीं पहुंचे होंगे, वहीं तक पहुंचे होंगे। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला और जैसे ही हम एंटर गए, बड़ा गमगीन सा माहौल था। सारे चुपचाप अंदर गए। और जब हम अंदर एंटर किए, हमने तो देखा गुरुजी ना सेटी के पास ही वहां खड़े हैं, किचन डोर के साथ ही, और चोले में, व्हाइट ड्रेस के चोले में खड़े हैं। और ऐसे लेग क्रॉस करके हाथ को ऐसे मुंह में डाल के जैसे दांतों के नीचे ऐसे कर रहे हैं, और नीचे की तरफ को ना बहुत गौर से देख रहे हैं। एक की तरफ ऐसे नीचे देख रहे हैं और थोड़ी सी ऐसी निगाह उठा के संगत की तरफ देखते और थोड़ा ऐसे नीचे गौर से देखने लग जाते थे। बड़ा अजीब सा माहौल हो गया। तो हमने दर्शन किए। हम तो ऊपर बैठ गए क्योंकि ओल्ड संगत को वो ऊपर बिठा देते, तो हम ऊपर चले गए, नए नीचे बैठे थे। 15-20 मिनट के बाद ही अंकल ने, सेवादार अंकल ने जो है वो अनाउंस कर दिया कि गुरुजी का हुक्म है, आज लंगर प्रसाद लेके सीधे घर जाना है, कहीं नहीं रुकना, हाथ भी घर जाके धोने हैं। हमने कहा यार इतनी दूर से आए, 1.5 घंटा पहले बाहर बैठे रहे, अब ये अंदर बैठे हैं, वो भी ऊपर बैठे हैं, बताओ यार दर्शन अच्छे से नहीं हुए। लेकिन जैसे ही गुरुजी की इच्छा, हम आ गए। और वैसे ही कि हाथ भी घर जाके धोने हैं, रुकना कहीं नहीं है। हम वहां से आए और वैसे ही किया। उन दिनों 2005-6 में साईं बाबा का सीरियल आता था, जिन लोगों ने देखा होगा। हम वो देखते थे। हम देखते इसलिए थे कि वो साईं बाबा में हमें लगता था गुरुजी ही बोल रहे हैं, कि जो जो वो हैं वो सेम है। तो जो वो बोलते हैं वो एपिसोड हम ये देखते थे कि अगर हर रोज हम गुरुजी के पास नहीं जा पाते हैं तो हम वो सीरियल देख लेंगे। गुरुजी को आधा घंटा 1 घंटा यही देख लिया करेंगे। हम गुरुजी समझ के ही वो देखते थे। तो उनकी सेइंग और वो सारा कुछ जो वैसे ही देखते थे हम। अगले दिन एपिसोड में क्या आया, साईं बाबा खड़े हैं द्वारका माई में,
महालसापति खड़े हैं, संगत आई हुई है सारी, और साईं बाबा एकदम से सबको कहते हैं, महालसापति को कहते हैं, महालसापति इनको बोलो अभी सारे के सारे घर जाएंगे और सीधे घर जाएंगे, कहीं नहीं रुकना है, हाथ भी घर जाके धोने हैं। और वो महालसापति ने कहा कि आज क्या हो गया इनको? उन्होंने कहा कि नहीं, भेजो इनको अभी। तो उन्होंने भेज दिया, सारे चले गए। तो उन्होंने कहा महालसापति तुम भी जाओ। उन्होंने कहा मैं भी बाबा? करे हाँ तुम भी जाओ, और सीधे जाना है घर, हाथ भी घर जाके धोने हैं, कहीं नहीं रुकना। वो भी चले गए, और जाके उन्होंने जब घर देखा जो सीरियल में दिखाया है, तो उनकी जो वाइफ है नीचे जमीन पे बैठी हुई है और उनकी गोद में उनका बेटा लेटा हुआ है, आखिरी सांसें ले रहा है, और दोनों बोल रहे हैं साईं बचाओ, साईं बचाओ, साईं बचाओ। ये वो सीन है जो हम एक दिन पहले लाइव देख के आए हैं, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड। मैं तो उठ के बैठ गया एकदम से, ये सीन जैसे ही देखा, और मैंने फोन खड़का दिया डॉक्टर पुनीत नाथ सर सबको। मैंने कहा आपने देखा ये क्या हुआ है अभी? ये तो हम यार लाइव देख के आए हैं कल, और डिट्टो वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड था बिल्कुल। ये देखो, ये बिल्कुल सिमिलैरिटीज किस तरह से हैं। खैर गुरुजी तो सब तो भगवान एक ही हैं, लेकिन मैं ये बता रहा था कि जैसे वो डॉक्टर साहब है दरवाजे पे पहुंच के अंदर नहीं जा पाए, और वो अंकल बिल्कुल 10-15 कदम पे ही रह गए होंगे, अंदर नहीं जा पाए। तो हम बहुत लकी हैं कि गुरुजी ने अपनी शरण में लिया हुआ है, और हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं, सत्संग अटेंड हो रहे हैं, उनकी निगाह में हैं, उनकी परमिशन से हैं। अदरवाइज वहां पहुंच के भी लोग खाली भी रह गए, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि या तो उनके भाग्य में नहीं होगा, या गुरुजी जाने वो जाने। तो कम से कम हमें देखो ना, कितनी अच्छी बात है ये कि हम गुरुजी हमें हमें अपनी शरण में लिए हुए हैं, हम सबको अपनी शरण में लिए हुए हैं, और सत्संग भी अटेंड करवाते हैं। फिर भी चलो गलतियां होती होंगी, गुरुजी माफ करें। तो ये मेरा बताने का मतलब ये था कि गुरुजी के पास हम आए हैं तो बहुत ज्यादा लकी हैं। कितने लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं। लोगों को पता नहीं कितनी तपस्या के बाद महाशिव मिलते होंगे, हमें तो ऐसे ही चलते फिरते मिल गए हैं, पता नहीं हमने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा। ये तो गुरुजी की कृपा है, तो कि उन्होंने हमें, हम जैसों को भी अपनी शरण में लिया हुआ है। तो ऐसे ही एक बार हम गए हुए थे गुरुजी के पास, डॉक्टर पुनीत के बेटा हुआ था, और वो जाना नहीं था उनको, कहीं मंदिर में नहीं जाते हैं, कुछ 10-12 दिन का सीन होता है। तो उन्होंने कहा कि यार तू जा रहा है तो तू ही गुरुजी को बता देना कि मेरे बेटा हुआ है। और मैं गया गुरुजी के, गुरुजी उस दिन जो है ना नीचे ही बैठे हुए थे, जो आप देखते हो कि एक ब्राउन से कलर की शर्ट डाली है और ऑफ व्हाइट कलर की ट्राउजर डाल रखी है, गुरुजी ऐसी लेग्स फोल्ड करके दीवार के साथ ही नीचे ही बैठे हैं। तो उस दिन उसी ड्रेस में और नीचे ही बैठे हुए थे। तो मैं, मेरे साथ एक और लड़का था, हम दोनों ही गए हुए थे। तो मैंने कहा यार मजा आ गया आज तो, आज गुरुजी नीचे ही बैठे हैं, यहीं बैठ जाएंगे इनके पास ही। तो हमने चरणों को हाथ लगाया गुरुजी के, और वहीं बैठ गए बड़ी चालाकी के साथ। ये बात कर रहा हूँ मैं, 3-4 महीने ही हुए थे हमें गुरुजी के पास जाते हुए, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो तब तक हम ओल्ड संगत में नहीं आए थे। हमें ये पता था कि जो ओल्ड संगत है वो गुरुजी उनको ऊपर बिठा देते हैं, और नई संगत को सामने। ये मन में भी था कि यार हम ओल्ड कब होंगे यार। अच्छा, उस दिन जैसे ही हमने माथा टेका और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी, तो गुरुजी ने पूछा, गुरुजी कहते, जैसे हमने माथा टेका, गुरुजी कहते डॉक्टर नहीं आया? तो मैंने कहा गुरुजी उनके बेटा हुआ है, एक मुंडा होर देना नु अगले साल। टू दी पॉइंट, था उसी टाइम। तो अच्छा मुझे पता है, हाँ कैसे, कुछ नहीं, था की गुरुजी ने, और चलो ऊपर ऊपर, और हम इशारा किया ऊपर बैठो जाके, और हम तो बैठने ही लगे थे। हमने कहा यार ये क्या हो गया, हम ऊपर चले गए। ये इस बात की खुशी भी थी और दुख भी था। दुख ये था कि यहाँ नीचे बैठ के गुरुजी को निहारना है। खुशी इस बात की थी कि गुरुजी ने आज हमें परमिशन दे दी कि हम ओल्ड संगत में आ गए। लेकिन दोनों ही चीजें हमने देखी हैं कि खुशी भी थी और दुख भी था। फिर नीचे हमारे लंगर प्रसाद हुआ, ऊपर ही हो जाता था, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए नीचे आए, हम वापस आ गए। तो इस तरह से ये कारवा जो है वो आगे चलता रहा। एक बार हम गुरुजी के पास गए हुए थे, तो वहां ना एक चेयर पे लेडी बैठी थी, जहाँ डीजे अंकल बैठते थे वहां पे एक लेडी बैठी थी, काफी ओल्ड थी, 75-80 के आसपास की एज की होंगी, और थोड़ी सी ऐसे उनका फेस एक तरफ को था लटका, शायद पैरालिटिक थी, मुझे पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम थी उनको। तो गुरुजी के पास जब हम गए ना, गद्दी पे गुरुजी बैठे थे, तो हमने माथा टेका, तो गुरुजी कहते तो साईं बाबे ने अपनी भैन भेजी हुई है, वो बैठी है सामने, कल फोन करिया थी साईं बाबे ने, कहना गुरुजी ठीक करके भेजो। हमने कहा है सामने कौन, ये आंटी कौन से साईं बाबा? तो हमें ध्यान आया कि सत्य साईं बाबा की सिस्टर है, ये सत्य साईं बाबा की सिस्टर है। तो वो सामने बैठी थी। गुरुजी ने कहा साईं बाबा ने
अपनी सिस्टर को भेजा हुआ, कल फोन किया था कि गुरुजी ठीक करके भेजो, तो वो सामने बैठे हुए थे। और फिर देखिए ऐसे तो सत्संग तो और बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक गुरुजी के शरीर छोड़ने का पहले बता देता हूँ। गुरुजी ने जब शरीर छोड़ दिया 2009 में, मेरे फादर को ना प्रॉब्लम हुई। तो एक दिन उनको ऐसे पेट में बहुत दर्द हुआ, तो हमने कहा पेन किलर ले लो। पेन किलर ली और उसके बाद एक दिन ठीक रहे, सैटरडे था, संडे को फिर से हुआ, हमने फिर पेन किलर दे दी। तो लेकिन संडे रात को मिडनाइट को जाके वो और दर्द हो गया, तो हमने कहा अब क्या करेंगे यार। तो उनसे ना बिल्कुल साइड भी ना लिया जाए, बिल्कुल बहुत पेन में वो करा रहे थे। तो सुबह उठे और मैं हॉस्पिटल ले गया उनको। हॉस्पिटल में जाके उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर ने एकदम से मुझे बुलाया, कह रहा भाई इनको ना अभी पीजीआई ले जाओ, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर ये ऑपरेट हो गए तो बचेंगे, अदरवाइज नहीं बचेंगे। इनका अल्सर जो है वो रप्चर हो चुका है, वो फट चुका है अंदर और जहर फैल गया है। तो मैंने तो आओ देखा ना ताओ देखा और फटाफट भागा, आधे पौने घंटे 1 घंटे में पहुंच के तो सेक्टर 32 में पहुंचे, जीएमसीएच में। वहां नोन है, संगत है वो अंकल हमारे, उनके पास गए और गुरु जी की कृपा से वो सारा कुछ हो भी गया। उन्होंने सारा कुछ बाहर निकाल दिया, एकदम से उन्होंने हैंडल कर लिया और वो चीजें जितनी भी थी अंदर वो जहर बाहर निकाल दिया। एडमिट हो गए और ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद वो उनको आईसीयू में रखा 2-3 दिन। और मैं आईसीयू के बाहर एक दिन बैठा था और होली का दिन था। मैं आईसीयू के बाहर बैठा हूँ और एक टोली ना होली खेलते हुए हॉस्पिटल में, लड़कों की, बाकायदा जो गलियों में लड़के होते हैं उस तरह के, वो लड़के आए होली खेलते खेलते। मैंने कहा हॉस्पिटल में लड़के यार होली खेल रहे हैं और आईसीयू के बाहर ऐसे माहौल में कौन आता है। मेरा ध्यान भी नहीं गया उधर, वो आए कॉरिडोर से, होली खेलते खेलते आए और वहीं से वो वापिस चले गए, आगे नहीं गए, वहीं से वापिस चले गए। लेकिन फ्रेग्रेंस मुझे बहुत आई गुरु जी की, बहुत फ्रेग्रेंस आई और मैंने कहा ये किधर चले गए सारे, अभी आए और आगे क्यों नहीं गए। फ्रेग्रेंस मुझे गुरु जी की, मुझे लगा यार इन्होंने इत्र लगा रखा होगा इसलिए आगे होगी, तो आज होली है इत्र लगा के खेल रहे होंगे, कुछ इस तरह से होगा। तो मैंने ज्यादा इसको सीरियस नहीं लिया। अगले दिन मैं एक्सरे की रिपोर्ट लेने के लिए नीचे कॉरिडोर में जा रहा था, छुट्टी थी उस दिन भी, हाफ डे के बाद छुट्टी थी। और कॉरिडोर होगा कोई 100-150 फीट लंबा होगा, दोनों तरफ लॉक लगे हुए हैं, उसके बाद जाके वो एक्सरे रिपोर्ट मिलती थी। तो मैं उधर जा रहा था और वहां मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई पूरी, और मैंने इधर उधर देखा, मैंने यहाँ तो कोई भी नहीं है गुरुजी, और मैंने प्रणाम किया वहीं पे गुरुजी को। इसका मतलब गुरुजी देख रहे हैं। 2009 की बात बता रहा हूँ मैं। चलो वो डिस्चार्ज हो गए, पापा डिस्चार्ज हो गए, घर आ गए, 3-4 दिन हो गए घर आके, वो बिल्कुल ठीक है पूरे। जो भी कर रहे थे वो, पहले वो एल्कोहलिक थे, खाते पीते थे, वो वैसे ही करने भी लग गए, स्मोकिंग भी करने लगे और सारा कुछ वैसे ही करने लगे। वो उनको कोई ज्यादा वो नहीं हुआ, गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिए। 3-4 दिन के बाद गुरुजी मुझे ड्रीम में आए और गुरुजी कहते चल संगत है। तो हम संगत में चले गए, मुझे साथ लेके चले गए और संगत थी, बहुत ज्यादा संगत बैठी हुई थी। गुरुजी डबल सोफे पे बैठे हुए थे और मैं नीचे बैठ गया गुरुजी के चरणों में। गुरुजी कह रहे ऊपर आ जा, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी नीचे ही ठीक है। कह रहे नहीं आ जा ऊपर। तो ऊपर बैठा लिया गुरुजी ने, और गुरुजी ने थोड़े सीरियस थे और मुझे कहते हैं कि तेन पता है कोई ऐदा ही ठीक नहीं होंगे, सारे कष्ट मैनू अपने ऊपर लेने पैंदे हैं। मैंने कहा अच्छा गुरुजी देखना चाहता है। तो मैंने कहा हाँ जी हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने ना अपना चोला उठाया और जो पाइप्स वगैरह जो भी सब कुछ मेरे पापा के लगा हुआ था आईसीयू में, वो गुरुजी के लगा हुआ था पूरी बॉडी पे, वो गुरुजी ने दिखाया। और गुरुजी ने कहा कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता है, ये सारे कष्ट मैनू अपने ऊपर लेने पैंदे हैं, ता कोई ठीक होंदा है। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी ना थोड़े से मायूस भी हो गए, थोड़े आंखों में पानी आ गया कि मैं दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ। तो मैंने भी बड़े उसमें कि मैंने गुरुजी कोशिश, तो आप चिंता ना करो मैं हूं ना आपके साथ। बस ऐसे करके मैंने जप्पी डाली और मैं भी इमोशनल हो गया, आंखें भर गई मेरी और हमने दोनों ने जप्पी डाल दी। तो गुरुजी ने वो मेरे फादर की जो है वो जान बचाई 2009 में। 2017 तक वो बहुत मस्ती से जिए हैं। एट द एज ऑफ 80 उनकी डेथ हुई। कितने साल हो गए, 7-8-9 साल कम से कम गुरुजी ने और दिए हैं उनको। और उसके बाद उन्होंने वैसी लाइफ जी है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब वैसे ही चलता रहा उनका, कोई उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। तो 80 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। और ऐसे ही फिर 2009 की मैं एक और आपको बात बताता हूँ। सत्संग पहले के भी हैं लेकिन मैं पहले ये बता देता हूँ आपको। तो 2009 में देखो, जब हम गुरुजी के पास जाने लग जाते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि सारे एक जैसे ही हैं, सब अच्छे हैं, सब ऐसा ऐसा है। जिसने गुरुजी का नाम भी ले दिया वो भी हमारा है और हम प्यार में डूब जाते हैं पूरे उनके साथ। लेकिन जो 2009 में मैंने एक्सपीरियंस किया, ऐसी एक संगत में थे वो, और उन्होंने मुझे ना बहुत बुरी तरीके से डिच किया, धोखा दिया।
अब ये कर्मों का हिसाब किताब है या गुरुजी का तरीका है समझाने का। मैं किसी को ये तो नहीं कहता कि किसी ने कुछ बुरा किया है क्या, तब मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन इतना बुरा लगा कि मैं टूट गया। अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि संगत में जो कोई 2-3 साल से आपके साथ चल रहा है और एकदम से वो धोखा दे जिससे हमने उम्मीद ना की हो। तो मैं तो ऐसी ठंडा ही पड़ गया एकदम से, और मेरे हालात काफी खराब हो गए, बहुत ज्यादा खराब हो गए कि मुझे उम्मीद नहीं थी इन सब चीजों से, और मैं इतना टूट गया कि मैं टूटा टूटा सा रहने ही लग गया। बस ऐसे ही मुझे दिल नहीं लगता था कहीं पे भी। और लोग जो मेरे साथ थे उनको भी बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। इस चीज का लोगों ने बुरा भी मनाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए था यार, ये कैसी संगत है फिर, जिसने उन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखा कि गुरु जी है बीच में, और इस तरह से। तो मुझे बहुत दुख लगा इस बात का। जब मैं टूटा टूटा रहने लग गया तो गुरुजी तो देखो संगत को ऐसे देख नहीं सकते, तो गुरुजी ड्रीम में आए और आके संगत लगी हुई है और मैं बैठा हुआ हूँ चुपचाप मायूस सा बैठा हूँ। और गुरुजी आके ना मेरे पास वैसे ही बैठ गए लेफ्ट साइड में, उसी पोज में जैसे मैं बैठा हूँ वैसे ही बैठ गए, और मेरी तरफ ऐसे देखा। मैं मायूस था बहुत ज्यादा, और गुरुजी मुझे ऐसे जैसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि जैसे कोई रूठा हुआ है मनाना है। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मैंने थोड़ा सा गुरुजी की तरफ देखा, मायूसी से देखा। तो गुरुजी कहते, हाँ देख ली दुनिया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, लेकिन चलेगा कैसे, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किस पे विश्वास करें, क्या करें। तो गुरुजी ने उंगली अपनी राइट साइड की ऊपर की तरफ ही आसमान की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा। तो गुरुजी ने कहा वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसे काम करने के तरीके अपने हैं, टाइम आने सब पता लग जू, देखी चल। ये गुरुजी ने बोला। और मैं मेरी एनर्जी जब मैं उठा सुबह, एनर्जी मेरी किसी और लेवल पे थी, क्योंकि गुरुजी ने आके मुझे खुद बता दिया था कि जीवन का सत्य क्या है। ऊपर ऊपर मत जियो भाई, कि अंदर देखो क्या है, ऐसे ही मत चलो आंखें बंद करके, कौन क्या है। तो गुरुजी ने बोला कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे है। तो उस दिन से खैर मुझे ये तो पता चला कि थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए, कौन किस तरह से चल रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कौन क्या है, और हो सकता है मेरे साथ ही इस तरह से हुआ, गुरुजी ने वैसा करना हो, मेरे लिए वो जरूरी हो। और जिन्होंने भी ऐसा किया मैं उनको भी बुरा नहीं कहता आज की डेट में, क्योंकि हो सकता है उस समय की वो डिमांड रही हो, वैसे होना होगा। हम तो नहीं समझते क्यों हुआ है, गुरुजी जी तो जानते ही हैं। तो ये गुरुजी ने आके मुझे सीख दी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा ये। और उसके बाद तो मैं जंप करने लग गया, आगे से आगे बढ़ गया, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं आज तक, आज तक। अदरवाइज वो सिचुएशन ऐसी थी कि संभलना इतना मुश्किल हो गया था। कोई कहे कि इसको किसी ने कुछ कर दिया है, तो मेरी हालत भी ऐसी, मेरे घर वाले बहुत परेशान है। 2-3 दिन तो 3 दिन तो कम से कम मैं सोया नहीं लगातार, लगातार। आप सोच सकते हो कि 24 घंटे, फिर 48 घंटे, फिर उससे आगे नींद ही नहीं थी, नींद उड़ गई थी। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जाग रहा हूँ, जाग रहा हूँ, जाग रहा हूँ, जाग ही रहा हूँ। नींद उड़ चुकी थी मेरी, बिल्कुल ये हालत थी। लेकिन गुरुजी ने एक ड्रीम में आके मुझे दर्शन दिए, समझाया प्यार से, और आज देखो चल रहे हैं। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने चलाया हुआ है। तो मेरा भाई जो है, भाई अल्कोहलिक था। 2011-12 में उसकी तबीयत बहुत खराब हुई, बड़े भाई, उनकी तबीयत बहुत खराब हुई, लीवर की प्रॉब्लम थी उनको। हम पीजीआई चंडीगढ़ लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा, देखते ही कहा कौन है इसके साथ। तो हमने कहा हमें। तो भाई और जो जो लोग हैं ना उनको बुला लो, ये शाम तक, ये आज ये नहीं बचेगा। और ये पेशेंट के सामने ही बोल रहे हैं, इमरजेंसी में पेशेंट भी सुन रहा है। तो इसके ना सिर के ऊपर ऐसे, मुंह के ऊपर ना रजाई मत दो, ये नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। तो मैं बड़ा हैरान, जिसको इस तरह से बोल दे डॉक्टर तो बड़ा हैरानी तो होती है। लेकिन मैंने गुरुजी को प्रे किया, वहीं से प्रे किया कि गुरुजी बचा लेना, तो आप देख लेना, आप हो ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप बचा लोगे। और 2-3 दिन में तो वो डिस्चार्ज हो गया, आ भी गया, और मस्त उसके बाद ठीक ठाक रहे। लेकिन जो एल्कोहलिक होता है वो फिर से लग जाता है, वो फिर बीच बीच में लग जाते थे, फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, एकदम से हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता था। और फिर मैं गुरुजी को प्रे करता था, फिर गुरुजी उनको ठीक कर देते थे। ये सिस्टम चला है 2017 तक, 2012 से लेके 17 तक, करीब 5 साल। तो 2016 दिसंबर में जब उनकी तबीयत बिगड़ी, तो मैंने ना, मुझे मैं कहते हुए भी शर्म आ रही थी गुरुजी को कि गुरुजी मैं क्या बोलूं यार, इतनी बार उनको कहा, लेकिन वो समझते नहीं है। वो फिर से लगाने लग जाते हैं, वो फिर पैग लगाने लग जाते हैं। अब मैं बार बार क्या कहूं, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी आप प्लीज, आपको आप देख लेना एक बार और। तो मैंने डरते डरते गुरुजी को ये प्रे किया, और गुरुजी रात को ही ड्रीम में आए। और ड्रीम में आके मैं ड्रीम में ही गुरुजी को प्रे कर रहा हूँ, और गुरुजी ने मुझे डांट दिया, बैठ जा चुप करके। तो मैं बैठ गया, एक साइड हो गया, चुप हो गया। तो मैं समझ गया कि अब नहीं, अब मुश्किल है।
और गुरु जी बहुत ना ऐसे जैसे बल डाल लेते हैं माथे पे, इस तरह से करके बहुत जैसे यार कब तक मैं करता रहूंगा, इस तरह से सिचुएशन थी। तो दिसंबर की ये बात थी और मार्च में वो एक्सपायर हो गए 2017 में। 15-16 दिन के अंदर अंदर ही फादर भी और ब्रदर भी। तो फादर को मैं समझता हूँ 9 साल गुरुजी ने ब्लेस किया और ब्रदर को 5 साल। 2012 में जो है मना कर दिया था भाई को कि ये आज ही के दिन है, और फादर को भी 2009 में बोल दिया था कि ये आज ही बच सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है। उसके बाद उन्होंने खाया पिया 5 साल, उन्होंने भी अच्छा खासा खाया पिया अपनी, जैसे वो खाते पीते रहे हैं, और उन्होंने भी 9 साल अच्छा खासा खाया पिया है। बहुत मस्त लाइफ जी है वो। लेकिन देखिए इसमें ये मुझे ये बाद में, गुरुजी तो प्रैक्टिकल गुरु हैं, तो ये बाद में ही धीरे धीरे चीजें समझ आती हैं कि हम किसी शराबी को तो शराबी बोल देते हैं, और हम बहुत उसको बोलते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, गालियां भी देते हैं कि क्या तेरे से ये छोड़ा नहीं जाता नशा, या ऐसा है वैसा। लेकिन जिंदगी में मुझे समझ आया बाद में कि नशे तो हमारे भी हैं, हमारे भी छोटे छोटे नशे हैं। ठीक है अल्कोहलिक नहीं है और कुछ तरह ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन हमारी जो नेचर है वो भी तो नशा है। अब मैं चाय भी पीने लग जाता हूँ, चाय की तलब हो जाती है तो वो नहीं छोड़ी जाती, किसी किसी की और भी हो सकती है। तो हर एक चीज का नशा है। मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है मान लो, तो वो भी एक नशा है। ये नशा मैं जैसे जैसे अपनी लाइफ को एनालाइज करता गया गुरु जी कृपा से, जैसे जैसे गुरु जी सामने लाते रहे चीजें, तो मुझे अफसोस होने लग गया कि हम यार उनको तो डांटते रहे कि आपसे छोड़ा नहीं जाता है, और हमसे हमारी एक भी नेचर नहीं छोड़ी जाती, कुछ भी तो हमसे छोड़ा नहीं जाता है। तो शराबी को शराबी कह के उसको धुतकारने का हक नहीं है हमें। पहले हम अपने आप को देखें, अपने आप को तो देखें कम से कम। हम कोई चीज छोड़ सकते हैं जो हमें लगता है कि ऐब है, अगर विकार भी है उसको भी छोड़ना है, वो भी नहीं छोड़ा जाता है। खाने की जिसको लत लग जाती है वो खाने के पीछे भागता है, चाय की लग जाती है चाय के पीछे भागते हैं, कुछ चीज छोड़ी नहीं जाती, कितना मुश्किल है। और शराबी को हम किस तरह से डांट देते हैं और उसको समाज में साइड पे कर दिया जाता है। खैर ये अलग बात है। लेकिन नेचर, नशा तो किसी भी तरह का हो वो खराब ही है। अगर हम दूसरे शब्दों में लें तो ये भी नशा था जो मैंने बताया है कि गुस्सा नहीं छूटता, ये नशा है, ये छूटता नहीं है। और भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये तो सारी चीजें हैं। और शराबी को हमने ये बोला, ये मुझे बाद में महसूस हुआ, ये बड़ा महसूस हुआ कि हम ऐसे ही डांटते रहे, और जबकि हम में ही इतनी कमियां हैं पहले से ही। वो तो बेचारे फंस चुके थे उस जाल में, उस अल्कोहल के जाल में फंस चुके थे, लेकिन हम भी बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। हम ही कुछ कर लें, गुरु जी की कृपा से भगवान मिले हुए हैं हमें, तो हम ही कुछ कर लें। तो ये इस तरह से ये सत्संग है। तो अभी 1 घंटा हो गया अंकल, मैं आज का सत्संग यही खत्म करें, फिर आगे जैसे गुरु जी की इच्छा होगी। जय गुरु जी, सब संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल मैं एक छोटा सत्संग और शेयर करना चाहूंगा जी जरूर। अब मैं एक बार ना लाइफ में ऐसा होता है कि कई बार आसपास का माहौल ऐसा होता है कि हमें वैसा ढलना पड़ता है। तो जहां मेरा वर्किंग था वहां पे मेरा नाम पंकज माना जाता है, जो इसमें कागजों में होता है। तो लेकिन संगत में जैसे गुरुजी के पास एक बार गया था मैं, तो गुरुजी ने पूछा था की नाम है तेरा, तो मैंने कहा गौतम, और मैंने पलट के सोचा एकदम से, ओ यार मेरा नाम तो पंकज गौतम है। तो गौतम ही बोल पाया क्योंकि गुरुजी के पास जाके भूल जाते थे बहुत कुछ, तो उन्होंने कहा गौतम। तो मेरा गौतम तो संगत में जो है वो गौतम है, लेकिन जो पंकज है वो कागजों में चलता है। तो जहाँ वर्किंग था वहां पे पंकज के नाम से जानते थे, लेकिन लोग ऐसे होते हैं बहुत चालाक थे। तो मैंने कहा गुरुजी रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो लोग रहना मुश्किल कर देंगे अगर इस तरह से चलेंगे, क्योंकि हम गुरुजी की शरण में आ गए हैं, किसी का बुरा नहीं करना, ये वो सारा कुछ। तो लोग तो हावी हो जाते हैं और नौकरियां खा जाते हैं। तो मुझे लगा गुरुजी कुछ करना पड़ेगा, और मैंने थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाए और मैंने वो चीजें सेट की कि ऐसे लोगों की नौकरियां लोग खा जाते हैं फिर। और मैंने वो चीजें सेट कर दी और सारे अपने हिसाब से चीजें जैसे लोग करते थे वैसे डिफेंसिव मोड में वो सारा कुछ मैंने सेट कर दिया। तो एक दिन गुरुजी फिर ड्रीम में आए और आके, मैं बड़े मंदिर में खड़ा हूँ, गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं, मैं लेफ्ट साइड पे गुरुजी के खड़ा हूँ, और एक आंटी आए, उन्होंने कहा कि वाह पंकज इतनी जल्दी ऐसे तक पहुंच गया। तो गुरुजी नीचे बैठे, जो गद्दी पे बैठे हैं, मेरी तरफ ऐसे कंधे की तरफ से ऐसे लेफ्ट करके ना मेरी तरफ देखा और कहते पंकज और गौतम से फर्क है, जो पंकज है वो गौतम नहीं, जो गौतम है वो पंकज नहीं। तो मैंने गुरुजी की तरफ स्माइल दी और गुरुजी ने भी स्माइल दी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो जो संगत में नाम है ना अंकल, वो गौतम के है, पंकज के नाम से जो मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं इधर यहाँ वहाँ, तो वो गौतम ही जानते हैं, पंकज कोई भी नहीं जानता। पंकज जो है वो सिर्फ कागजों में ही है, जो मुझे पहले से ही जानते हैं। तो अभी आपने पंकज गौतम बोला तो मैंने इस पे थोड़ा सा आपको बताया था बस। जय गुरु जी अंकल।